हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी 5वीं कविता गीत अगीत, जिसके रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी यूं तो ओजपूर्ण कविताओं के कवि माने जाते हैं, लेकिन ये इनकी एक श्रृंगार परक रचना है। और दिनकर की जो काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें विचार और संवेदना का पूरा समन्वय देखने को मिलता है। इनकी कृतियों में प्रेम और सौंदर्य, विशेष तौर पे मैं जिसकी बात कर रही हूँ गीत अगीत की, उसमें प्रेम और सौंदर्य दोनों का अद्भुत मिश्रण है और अद्भुत ही चित्रण है। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों कि प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग मतलब मानव के जो आपसी प्रेम और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया गया है। इसमें 3 दृश्य आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें एक है नदी का बहाव, दूसरा है शुक और शुकी यानी एक तोता है और एक मादा तोता, तीसरा है आला गाता प्रेमी और उसकी प्रेमिका। तो ये 3 आपको चित्र दिखाए जाएंगे और तीनों में बताया जाएगा, मतलब 3 गीतों का सृजन इन्होंने किया है। और कवि का मानना क्या है कि गुलाब, शुकी, प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से जो है वो गीत गान भले ही नहीं कर रहे, लेकिन दरअसल वहां भी गीत का सृजन तो हो ही रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताती हूँ, वो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि एक है जो कुछ लोग कैसे होते हैं कि जो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकट कर देते हैं, और कुछ लोग कैसे हैं जो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं करते। तो कवि आपके लिए ये प्रश्न छोड़ देता है, वो स्वयं भी दुविधा में है कि ये बताओ कि जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कर पाते हैं मुंह से बोलकर, वो ज्यादा सुंदर अभिव्यक्ति है, या कुछ लोग मौन रहकर जो अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं वो ज्यादा खूबसूरत अभिव्यक्ति है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये कवि के दिमाग में दुविधा है और इसी दुविधा से वो आपके ऊपर ही छोड़ देता है कि आप बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। बहुत सुंदर कविता है। हमारे पास बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन कवि की भांति हमारे पास शब्द नहीं होते। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आप समझेंगे कि कितने सुंदर भाव रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसमें अभिव्यक्त किए हैं। ये तो राष्ट्र कवि भी रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो मेरे पास तो इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। पढ़ते हैं गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब हम यहीं पे पहले रुकती हूं मैं। अब ये कह रहा है गीत अगीत कौन सुंदर है। ये क्या बता रहा है आपको कि प्रकृति सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग, जो भी प्रेम भाव है, इसमें ये क्या बताना चाहता है कि आप कहोगे नदी तो सजीव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नदी का मानवीयकरण कर दिया गया है, गुलाब का मानवीकरण कर दिया गया है, उन्हें मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तो मानव के रूप में चित्रित होने से ही ये मानवीकरण अलंकार आ गया। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार तो है ही है। नंबर 2, अब वो पूछ रहा है, सबसे पहले कवि आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। गीत क्या है? जो अभिव्यक्ति, जैसा मैंने आपको बताया, जो गाया जा रहा है, जिसकी खुलकर अभिव्यक्ति की जा रही है, वो अधिक सुंदर है, या अगीत जो मौन रहा जा रहा है। तो मौन रहकर अपनी बात को कहना ज्यादा खूबसूरत है, या अपनी बातों को शब्दों द्वारा कहना ज्यादा खूबसूरत है। ये तो कह रहा कौन सा सुंदर है, अब तुम बताओ। फिर वो आपको 3 उदाहरण देकर आप ही पर छोड़ देगा ये प्रश्न। गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी कौन है? जो हमारी नदी है। तो कह रहा है नदी क्या कह रही है? विरह के गीत गा रही है। विरह क्या होती है कि जब आप किसी से बिछड़ जाते हैं, तो ये वियोग के गीत गा रही है नदी, और वेगवती बहती जाती है, यानी बड़े तेज गति से बहती चली जाती है, और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब ये क्या कर रही है? अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए ये किनारों से, जो नदी के किनारे हैं, उनसे कुछ संवाद भी करती रहती है। और क्या बता रही है? ये उसको बता रही है कि मुझे किनारे से मैं मिल नहीं पाती और मुझे बहुत बुरा लगता है। और नदी जो है अपने विरह व्यथा, उनको वियोग की व्यथा किनारों को सुनाती जाती है। उपले मतलब किनारे, किनारों को अपना दिल हल्का करके अपनी मन की बात कहती जाती है।
दूसरी तरफ क्या है, तट पर एक गुलाब है, तट पे एक गुलाब का फूल है। अब ये क्या सोच रहा है गुलाब का फूल, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो अब जो गुलाब है वो मन ही मन चिंतन कर रहा है, मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा है कि यदि ईश्वर मुझे भी ये वरदान देते कि मैं भी, जैसे नदी का क्या स्वर है, कल 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 करके बहती है, हम जानते हैं नदी की एक आवाज है, पर गुलाब के पास कोई आवाज नहीं है। तो वो कह रहा नदी ने तो अपने दुख हल्का कर लिया, विरह का, अपने दुख की बात कह ली, लेकिन भगवान ने मुझे स्वर नहीं दिए। ऐसा कौन सोच रहा है, गुलाब। तो गुलाब कहता है भगवान ने मुझे स्वर नहीं दिए, मेरे मुंह में शब्द नहीं दिए, तो मैं क्या करूं, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यदि भगवान ने मुझे स्वर दिए होते तो मैं भी बताता कि कैसे पतझड़ में जब मेरी गुलाब की पत्तियां झड़ जाती हैं तो मुझे कितना दुख होता है। यानी वो कह रहा है मैं अपना कोई भी दुख भरी व्यथा किसी को नहीं सुना पाता, तो भगवान ने मुझे स्वर नहीं दिया। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। तो ये कह रहा है कि पाटल क्या होता है, गुलाब, गुलाब का पर्यायवाची है पाटल, मूक माने चुप। तो कह रहा है अपनी जो व्यथा है गा गा कर कह रही निर्झरी, निर्झरी माने नदी, नदी का पर्यायवाची। तो कह रहा है अपनी दुख भरी व्यथा को नदी तो गा गा कर बता देती है सबको, और जो किनारे पे तट पर खड़ा हुआ गुलाब है, पाटल मतलब गुलाब है, वो चुपचाप खड़ा है, वो बेचारा अपनी व्यथा नहीं बता पाता। तो लेकिन क्या तुम उसकी व्यथा समझते नहीं? जब गुलाब की पत्तियां झड़ जाती हैं तो क्या हम इस बात को महसूस नहीं करते कि पौधे को कितनी तकलीफ हो रही है? अब सर्दियां आई हैं, तुलसी के पत्ते और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो झड़ने शुरू हो गए हैं, उनको ठंड लगती है और वो थोड़े से काले पड़ते हैं, फिर झड़ने लगते हैं। बात नहीं कर रहे, वो मुझसे कह नहीं रहे, लेकिन क्या हम समझ नहीं रहे कि वो जो मार्च के महीने में ऐसे खिले खिले थे, फरवरी मार्च में, और बड़े खुश हो रहे थे, जब आप पास से भी निकलते तो ऐसा लगता था जैसे कुछ कह के जा रहे हैं ये। लेकिन आज जब आप देखते हो कि वो मुरझाए हुए हैं, पत्तियां मुंह नीचे किए खड़ी हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके दुख को महसूस कर सकते हैं। तो वो बोल नहीं रहे, वो मुझसे बात करके नहीं गए, कोई फोन नहीं किया, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि ये यहाँ पर परेशान है। तो कह रहा बताओ, जैसे गुलाब अपनी व्यथा कह नहीं पा रहा पतझड़ की, लेकिन क्या तुम उसकी व्यथा सुन भी नहीं पा रहे? तो बताओ इन दोनों में से कौन सुंदर है? नदी ने तो कह दिया और कुछ ने, गुलाब ने नहीं कहा, तो बताइए किसकी अभिव्यक्ति अधिक सुंदर है? तो ये बात वो उसके जो कवि है उसके मन में है और वो इस प्रकार से अपनी बात को अभिव्यक्ति देता है। बच्चों, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, चित्रात्मक है भाषा। चित्रात्मक मतलब जब मैं बात कर रही हूँ आपके सामने एक नदी का भी चित्र आ रहा है, आपके सामने गुलाब का चित्र आ रहा है, मैंने कहा पतझड़ आया, पत्तियां झड़ गई, एक बिंब बन रहा है। तो चित्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं, जो भी मैं बात आपसे करूं उसकी एक पिक्चर, एक इमेज आपके सामने अगर बनती जा रही है, इसका मतलब कवि की मेहनत सफल है और हमारे सामने ये बिंब बनना बड़ा जरूरी है। तो ये चित्रात्मक भाषा कही जाती है। और अनुप्रास अलंकार तो आप देख ही रहे हैं, गा गा कर है इधर, और यहाँ पर भी है वेगवती बहती जाती है। तो ये सब में अनुप्रास है और भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली भी है, संस्कृत की बहुत अच्छी शब्दावली है, और मैं आपको प्रारंभ में बता चुकी हूं कि मानवीकरण अलंकार तो है ही है। चले आगे। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर देती छाया। शुक मतलब तोता। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर देती छाया, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। मैंने जैसे आपको बताया कि अब इसमें दूसरा चित्र क्या है कि एक तोता है, और इसमें भी तोता और जो हमारी मादा तोता है, इन दोनों के व्यवहार के विषय में कवि हमें बता रहा है कि किस प्रकार का व्यवहार ये कर रहे हैं। तो बैठा शुक उस घनी डाल पर, यानी एक घनी डाल पर तोता बैठा हुआ है, और जो खोते पर देती छाया। और शुक ने क्या कर रखा है कि जो वृक्ष की जिस घनी डाल पर बैठा है उसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में कौन बैठी हुई है? मादा तोता भी बैठी हुई है।
बैठी पंख फुला नीचे खोते में मतलब घोंसले में नीचे मादा तोता बैठी है। और मादा तोता क्या कर रही है, शुकी क्या कर रही है, अंडे से रही है। अंडे दिए हुए हैं जो उसने, वो अंडे से रही है। और गाता शुक जब किरण बसंती, और शुक क्या कर रहा है, वो अपने परिवार को देखकर बड़ा आनंदमग्न हो रहा है और बड़े मधुर स्वर में तोता अपने गीत गा रहा है। गाता शुक जब किरण बसंती, तो कह रहा है कि जब तोता बहुत प्रेम से गीत गा रहा है, तब क्या हो रहा है कि छूती अंग पर्ण से छनकर, तो उसके जो सूरज की बसंती किरणें भी हैं वो पत्तों से छनकर उस पर गिर रही हैं और उसके अंगों को छूती हैं, किसके, तोते के। और प्रसन्न हो गया कि कितनी सुंदर मेरे को पत्तों से छीनकर धूप आ रही है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर, अब ये उसको अच्छा लग रहा है कि तोता तो गीत गा रहा है, लेकिन शुकी के गीत उमड़कर रह जाते हैं स्नेह में सनकर। जब तोते जो मादा तोता है वो भी गाना चाहती है, लेकिन वो अंडे से रही है, तो उसका जो स्नेह है अपने बच्चों के प्रति भी है, तो वो स्नेह और वात्सल्य की वजह से जो उसका तोते के प्रति प्रेम है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका प्रेमी तोता जो है वहां बैठकर गीत गा रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के बोध से अपने बच्चों को अपने वात्सल्य प्रेम में भी डूबी हुई है। उधर से उसका ध्यान तोते में भी लगा हुआ है। तो अब वो क्या कर रही है, उसके स्नेह में सनकर, मतलब अपने प्रेम में उसके सराबोर है। किसके, बच्चों के वात्सल्य के प्रेम में भी सराबोर है, तोते के भी प्रेम में सराबोर है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रही। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। तो कह रहा है जब तोते का स्वर उस पूरे जंगल में गूंज रहा है और वो उसको दिख रहा है शुकी को कि वो मेरे लिए गीत गा रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और वो क्या कर रही है, उसके पंख फूल गए हैं, फूल फुला के अपने, और वो अपने अंडों को से रही है। अपने बच्चों से प्यार करती है, उसको भी प्यार करती है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसको वहां पर अपने बच्चों की देखभाल ज्यादा करनी है। तो फूला मग्न शुकी का पर है। तो कवि कह रहा है मैं देख पा रहा हूं कि जो शुकी है वो शुक के तोते के गीत सुनकर प्रसन्न है, लेकिन अपने आप गा नहीं पा रही। अब गीत अगीत कौन सुंदर है, तो कह रहा है ये बताइए कि शुक का स्नेह जो है, प्रेम है, वो मुखर है। मुखर है मतलब वो तो अभिव्यक्त कर पा रहा है, और जो शुकी है वो मौन है, वो चुप है, लेकिन प्यार वो भी करती है। तो क्या कह रहा है कि एक का स्वर गीत है और दूसरे का मौन है, अगीत है। अब बताओ इनमें से कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो किसकी अभिव्यक्ति ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो इसमें वो आप पर प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ देता है। तो बच्चों, स्नेह में सनकर अनुप्रास अलंकार है, चित्रात्मक भाषा तो है ही है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और एक मौन भावना को इतनी खूबसूरती से जो उन्होंने प्रकट किया है, ऐसा प्रकटीकरण तो लगता है बस दिनकर के ही पास है। तो ये है। अगला हम करते हैं तीसरा। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। तो तीसरा दृश्य क्या है कि एक प्रेमी है जो कि वन में आकर शाम के समय पर आला गीत क्या होता है बच्चों, जो एक प्रेम, बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाने वाला एक वीर रस से ओतप्रोत लोकगीत होता है। तो इस लोकगीत में क्या है, प्रेम भी खींचा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये जो है गीत गा रहा है, पहला स्वर उसकी राधा को, जैसे ही उसने गाना प्रारंभ किया तो जो उसकी प्रेयसी राधा है वो उसको सुनते ही अपने घर से दौड़ी हुई उधर आ गई, वन के पास आ गई। अब वो क्या कर रही है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। तो ये क्या कर रही है राधा इसकी, कि नीम की छाया में खड़े होकर चोरी चोरी अपने जो उसका प्रेमी है उसके स्वर को बड़े प्यार से सुन रही है। और वो क्या सोच रही है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। और वो विधाता से क्या कहती है कि अरे हे ईश्वर, क्यों ना मैं इस गीत की एक पंक्ति होती। तो उसका मन कर रहा है कि काश मैं भी ऐसा अपने 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 जो मेरी भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्ति दे पाती। क्यों ना मैं इस गीत की अभिव्यक्ति होती, मतलब मेरा जो वो है अभिव्यक्ति है, काश कि मैं उसको भी अपने गीत के माध्यम से प्रकट कर पाती। अब इधर क्या है कि वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। गा कौन रहा है, कह रहे गाता तो प्रेमी है,
लेकिन उसके गान को सुनकर जो प्रेमिका का हृदय नाच उठता है, जो वो प्रसन्न हो जाती है। तो कह रहा है तो बताओ कि जब गाता वो है, फूल रहा इसका अंतर मने मन, अंतर मन इसका बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। किसका? प्रेमिका का। तो कह रहा है जब प्रेमी गा रहा है तो प्रेमिका का मन बहुत प्रसन्नचित हो रहा है, गीत वो भी गाना चाहती है, और वो मौन रहकर नीम की आड़ में खड़ी होकर वो सुन रही है। तो ये सुनने में भी कितना सौंदर्यीकरण है, कितनी खूबसूरती है इस बात में। तो कहती ये बताओ कि उस एक का प्रेम, प्रेमी जो वो आला गाने वाला है उसका प्रेम प्रकट है, और जो हमारी राधा है उसका प्रेम मौन है। तो एक गाए जाने वाला गीत है वो, और दूसरा क्या है? राधा का प्रेम अगीत है। तो अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सा अधिक सुंदर है? तो गीत अगीत कौन सुंदर है, कवि आपसे ये पूछता है। तो ये बात है कि दोनों का ही अपनी बहुत खूबसूरती है, दोनों का ही बड़ा ही सुंदर प्रकटीकरण है। तो ये बताना चाहता है आपसे। तो बच्चों एक बार मैं इसका एक प्रश्नोत्तर में आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता देती हूँ, और ये अक्सर आपको निबंधात्मक प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको तैयार कर जाइएगा कि गीत अगीत के आधार पर बताइए कि प्रेम की पहचान मुखरता में नहीं है अपितु मौन भाव में है। तो आप इन तीनों बातों का उदाहरण देंगे, और उदाहरण देकर ये स्पष्ट कर देंगे कि देखो मुझे तो मौन ज्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो कह नहीं रहे, लेकिन हर एक के, चाहे वो मादा तोता थी या वो गुलाब था, और तीसरी हमारी राधा थी जो आला गा नहीं रही, लेकिन बिना गाए भी जो नीम की आड़ से सुन रही है, मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा। अगर आप मेरी राय में पूछेंगे तो मुझे तो जो ये मौन है, ये अभिव्यक्ति वो एक मुखर अभिव्यक्ति से भी अधिक अच्छी लगी। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को थोड़ा डिटेल देते हुए इस उत्तर को समराइज कर देंगे। ठीक है? तो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपके बाकी के प्रश्न तो इसी में से निकल आएंगे। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट पे। ठीक है? आशा करती हूँ समझ आया होगा आपको ये। अग्निपथ पे हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।